कि ध्वनि तरंग बनता कैसे है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि ध्वनि होता क्या है। तो जो हम बोलते हैं वो एक ध्वनि है। कहीं कोई वस्तु आपस में टकराता है, जब दो वस्तुएं आपस में टकराता है तो टकराने के बाद उससे एक वाइब्रेशन निकलता है, एक कंपन निकलता है, जिसे हम लोग एक नाम से जानते हैं। उस नाम को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, साउंड्स कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ध्वनि तरंग का बनना, यानी ध्वनि तरंग बनता कैसे है। तो डिफिनीशंस में क्या दिया गया है, जब वस्तुएं आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। ठीक है, ध्वनि तरंग संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण है। बोला गया है क्या कि कुछ समझ लो ऐसे कि इस तरह से हम लोग लाइनिंग खींच देते हैं, कुछ ऐसे भी लाइन, कभी ऐसा लाइन देखे हो? देखे होंगे जब आप ग्राफ बनाते होंगे। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, या आपने घर में देखा होगा, घर में खटिया होता होगा, चारपाई खटिया, तो इसी तरह से क्या होता है, बिना हुआ रहता है, या शूटर वगैरह देखे होंगे बिना हुआ रहता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू इतना मोटा सा क्या कहते हैं रॉड को या लकड़ी को क्या करें, इसमें ढकेलेंगे, इस छेद में या इस छेद में या इसके किसी छेद में क्या कहते हैं, इतना बड़ा छेद है और इतना बड़ा लकड़ी को क्या कहते हैं, ढकेलेंगे। जब लकड़ी को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो छेद होगा कुछ ऐसे फैल जाएगा, कुछ ऐसे फैल जाएगा, कुछ ऐसे फैल जाएगा, कुछ ऐसे फैल जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो समझ लो कि हमारे चारों ओर जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें हवाएं कुछ ऐसे ही फैली हुई है। जब हम लोग बोलते हैं तो इस वायुमंडल को चीरते, जिस तरह से लकड़ी चीरते हुए इस धागे को, इस जाली को पार कर रहा है, उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा जो आवाज़ है, हमारी जो ध्वनि है, वह इस तरह के जाली को, इस वायुमंडल को चीरते हुए पार कर जाती है। ठीक है, तो जब पार करेगी तो आगे भी झटका देगी और पीछे भी झटका देगी। जब हम लोग किसी क्या कहते हैं शांत जल में, तालाब में क्या कहते हैं कंकड़ मारते हैं, तो हमने बताया था कि कुछ इस तरह से क्या होता है, आगे की ओर भी और कुछ पीछे की ओर भी जाएगा ना जी। जब हम इसमें इसके अंदर अगर हमारा ये शांत तालाब है और इसमें जब हम कंकड़ मारेंगे तो सिर्फ इधर ही पानी फैलेगा, इधर नहीं फैलेगा, इधर नहीं फैलेगा, इधर नहीं फैलेगा, चारों ओर न फैलेगा इस तरह से। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि संचरण करते हैं। ऐसा ही क्या होता है ध्वनि, जब ध्वनि किसी वायुमंडल से टकराता है तो टकराने के बाद इसी तरह से आगे पीछे की ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो इस प्रकार से ही क्या होता है ध्वनि। तो आगे की ओर जो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। पीछे की ओर जो जाता है उसे विरलन कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो वही बोला गया है क्या कि ध्वनि का बनना क्या होता है। तो ध्वनि का बनना जब वस्तुएं आगे पीछे तेजी से कंपन करती है। कैसे करती है, आगे पीछे तेजी से कंपन करती है। कैसे, तो समझ लो कि यह एक क्या कहते हैं पेंडुलम इसमें लटका हुआ है। ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से क्या कहते हैं घूम रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, आगे पीछे घूमता है। तो जब यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से झटका मारा तो यहाँ तो अगर क्या कहते हैं धीरे धीरे प्रेशर कमते जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर कमेगा तो फिर ऐसे, फिर कैसे, पूरी तरह से कम जाएगा तो रुक जाएगा। जैसे समझ लो कि हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो तुम्हारे तक आवाज़ जा रहा है, तुम्हारे आगे भी जा रहा है, उसके आगे भी जा रहा है, लेकिन क्या हमेशा जाते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो हम बोले हैं उससे जो ऊर्जा निकला है वो ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और जाके वो रुक जाएगा। लेकिन जब तक जाते रहेगा, अगर यहीं से कोई अगर यहाँ से बोला, हम यहाँ से बोले तो पूरा साउंड जैसे इस तरह से फैला, फिर कुछ आगे की ओर गए तो थोड़ा फैला, फिर क्या कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब शुरू में व्यक्ति बोला तो कुछ इतना दूर गया, फिर थोड़ा आगे फैला तो थोड़ा कम दूर, फिर थोड़ा आगे थोड़ा कम दूर, फिर कम दूर, फिर उसके बाद जाके आवाज़ खत्म। तो ऐसे ही क्या होता है, कंपन जब करता है, जब दो वस्तुएं कंपन करती है
तो आगे पीछे दोनों दिशाएं में क्या होता है, वो कंपन करके जाती है, ठीक है। और इस कंपन होने के कारण ही, वाइब्रेशन होने के कारण ही क्या होता है, हमें ध्वनि का संचरण होता है। अगर ये वाइब्रेशन नहीं हो तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। अगर हम बोलें और इस वायुमंडल में कंपन नहीं हो, वाइब्रेशन नहीं हो, तो क्या कहते हैं, ध्वनि का संचरण होगा ही नहीं। आगे चल के कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे कि निर्वात में क्या होता है, ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। तो अभी बस इतना समझ लो कि ध्वनि का संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि का जाना बिना क्या कहते हैं, वाइब्रेशन के बिना कंपन के संभव नहीं है। और वो कंपन कहाँ पे होता है, किसकी मदद से होता है, तो माध्यम की मदद से होगा। यानी कि संचरण तभी होगा जब ध्वनि के चारों ओर कहीं ना कहीं माध्यम होगा। माध्यम हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, मतलब बिजली का करंट भी हो सकता है, कैसा भी माध्यम हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ध्वनि का तरंग कैसे बनता है, तो जब वस्तुएं टकराती है, कंपन करती है, तो आगे पीछे की ओर क्या होता है, वह संपीड़न और विरलन करता है। और संपीड़न और विरलन के कारण क्या होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, जाता है, वाइब्रेट करता है, संचरण करता है, मूव करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे की ओर चलते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी अभी हमने बताया ही था कि अगर क्या कहते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस हम ऐसे हवा में हाथ चलाएं तो क्या आवाज़ करेगा, ऐसे ऐसे कर रहा है, जैसे ही हमने हाथ लिया ऐसे किया तो क्या हो रहा है, आवाज़ कर रहा है। यानी कि संचरण यानी ये आवाज़ निकालने के लिए, ताली का क्लैपिंग आवाज़ निकालने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ध्वनि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। बोला गया है क्या, ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। अगर कोई पूछे, एक सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे कहलाती है, तो उसे कहते हैं यांत्रिक तरंगे हैं। यानी ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है। और आगे बताया गया है क्या, इनके संचरण के लिए माध्यम हवा, पानी, स्टील की आवश्यकता होती है। यानी कि तरंगे यांत्रिक भी होगी और उसके संचरण के लिए हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, या स्टील भी हो सकता है। स्टील का बर्तन कभी ढनढनाए हो, ढनढनाना, तो जब एक बड़ा सा बर्तन लो और ऐसे ढनढनाओगे तो दूर रहोगे तो आवाज़ कम जाएगा। लेकिन अगर इधर क्या करते हैं, कोई अगर बर्तन है और ढन एक तरफ से ढनढनाओ, दूसरे तरफ कान सटेले रहो, ज़्यादा आवाज़ आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है और उसके माध्यम, उसके मूवमेंट के लिए, उसके स्थानांतरण के लिए, संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। वो माध्यम हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, या और भी कोई माध्यम हो सकता है। यानी बिजली के कण भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस भी होंगे जिसकी मदद से ध्वनि तरंगे संचरित होती है, ध्वनि का स्थानांतरण होता है। अब कहोगे कि ध्वनि का स्थानांतरण बिजली के कणों के रूप में कैसे होता है, माध्यम के रूप में? तो हम लोग बोलते हैं, टेलीफोन लाइन से बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, या आपका क्या कहते हैं, छत पर छतरी लगा हुआ है, छतरी पर सिग्नल आता है और आपके टीवी में क्या होता है, गाना वीडियो चलता है ना। तो वहाँ से छतरी से तार जुड़ा हुआ है कि नहीं, आपके टीवी तक जुड़ा हुआ है ना। तो उस तार में क्या है, विद्युत के करंट है, विद्युत के कण है, जो उस डाटा को, उस आवाज़ को, उस वीडियो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में मदद करता है। तो विद्युत के कण भी क्या होता है, ध्वनि संचरण में क्या होता है, माध्यम का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है। यानी कि ध्वनि यांत्रिक तरंगे जो हैं, हवा में जाएगा, पानी में जाएगा, स्टील में जाएगा, लेकिन निर्वात में, निर्वात का मतलब समझते हो, जिसमें कोई भी माध्यम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। अगर कोई ग्लास रखा हुआ है, खाली ग्लास, तो खाली ग्लास रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या है, हवा है। लेकिन एक ऐसी पद्धति जिससे हवा को भी निकाल दिया जाता है, उसमें कुछ भी ना रहे, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात। यानी कि ऐसा स्थान, ऐसी वस्तु जिसके अंदर कुछ भी ना रहे, एक हवा की बात की जाए, हवा भी नहीं रहे,
तो उस स्थान को, उस वस्तु को कहते हैं निर्वात स्थान या निर्वात वस्तु। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि निर्वात में, जैसे कि हमारा वायुमंडल, पृथ्वी से बाहर अगर हम लोग आकाश में, हम लोग आकाश गंगा में चले जाएं, यूनिवर्स में चले जाएं, चंद्रमा के आसपास में चले जाएं, तो क्या वहाँ पर हवा है? नहीं है। तो चंद्रमा पे जब हवा नहीं है तो हम लोग यहाँ खड़ा हैं, अभी हम यहाँ नॉर्मल बोल रहे हैं, तुम्हारे कानों तक जा रहा है। लेकिन अगर तुम और नज़दीक हमारे बगल में भी खड़ा रहोगे और अगर कान में मुंह सटा के बोलेंगे तो हो सकता है तुम सुन जाओ। लेकिन अगर क्या कहते हैं, एकदम आँख के सामने बोलेंगे कि सुनो, तो ये तुमको क्या कह रहे हो, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगा। यानी कि जहाँ पर हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। ठीक है, बोला गया है कैसे, जैसे कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि यानी कि समझ लेना है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, और ध्वनि के संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम हो सकता है, और वो माध्यम हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन निर्वात कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर बताया गया है कि चंद्रमा या बाह्य अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देता है। बोला गया है कि चंदा मामा पे अगर हम लोग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि चंद्रमा पे आज हमारे एस्ट्रोनॉइट जो हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, चाहे हमारे भारत के हों, चाइना के हों, रूस के हों, ये सभी वहाँ जा चुके हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को जानते हैं। और जिस तरह से हमारे पृथ्वी ग्रह जो है, पृथ्वी है, यहाँ पे वायुमंडल है, चंद्रमा में क्या कहते हैं, चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पृथ्वी या पृथ्वी के उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, कौन कौन सा मंडल पाया जाता है, लेकिन यानी वहाँ पर कोई भी मंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वायु है, हवा है, तो वायुमंडल क्या कहते हैं, वहाँ पर नहीं है। सिंपल सा समझिए कि वायुमंडल कह रहे हैं, क्या होता है, तो किसी भी ग्रह के चारों ओर फैला हुआ वह क्षेत्र जिसमें हवा है उसे क्या कहेंगे, वायुमंडल। ठीक है, तो बोला गया है हमारे चंद्रमा पे क्या है, कोई भी वायुमंडल नहीं है, या अंतरिक्ष के भी किसी स्थान में, चंद्रमा हो या उसके बाहरी स्थान हो, कहीं भी ध्वनि सुनाई नहीं देता है। तो ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि कोई वायुमंडल ही नहीं है, यानी कि वायु ही नहीं है, निर्वात है। तो निर्वात में अभी अभी हमने बताया कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो रहा है। एक बार अंतरिक्ष में खो गए तो तुमको मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि अंतरिक्ष इतना बड़ा है और इतना दूर, एक झटका देगा तो इतना दूर जाओगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एक बार अंतरिक्ष में खो गया तो मिलेगा नहीं, है उसी वो बिलक बिलक के रह जाएगा। और बिलक के क्या, बगल से कोई गुजरेगा तो बिलक के उसको कोई दिखाई भी, मतलब कोई सुनाई भी नहीं देगा। तुम खैर बगल से निकल जाएगा, दिखाई देगा, लेकिन हम अगर तुम हमारे सामने से गुजर रहे हो तो हम तुमको दिखाई दे रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, लेकिन हम तुमको बोलेंगे तो तुम ना सुनोगे, ना तुम बोलोगे तो हम ना सुनेंगे। ठीक है, वो अपने रास्ते चला जाएगा और तुमको उसको कहोगे नहीं कि तो धर के पकड़ लेंगे, तो तुम्हारा हाथ चूमेगा, तो ना हाथ नहीं चूमेगा तो तुमको आगे भी तुम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटेशन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई क्या कहते हैं घर्षण है, ना ही कोई गुरुत्वाकर्षण है। तो हवा में तैरते रहता है, फ्री स्पेस में क्या होता है, वो तैरते रहता है। और तैरना का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, तो वही नहीं, जहाँ है हम यहीं हैं तो यहीं पर हाथ पैर मारते रहें, ना आगे बढ़ेंगे, ना पीछे बढ़ेंगे, ना दाएँ बढ़ेंगे, ना बाएँ बढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या, कि चंद्रमा क्या होता है या बाह्य अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि चंद्रमा या बाह्य अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, अतः निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होता है। जो अभी हमने बताया वही बात कि निर्वात है, हवा ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, तो संचरण कैसे होगा, संचरण नहीं ना होगा। आगे चल के बताया गया, अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से हम यह समझते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम के कोई सुनने वाला नहीं है, संचरण नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या कि तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग।
यानी कि वेव जो होता है दो प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर फिगर देखा जाए तो इस तरह का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। और हाँ, क्या हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, चलो उसको सीधा कर देते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, टेढ़ा होगा तो बताना, ठीक ना, कि तरंगे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और कुछ ऐसा, स्प्रिंग देखे होगे तुम लोग, स्प्रिंग देखे हो, कुछ ऐसा ही होता है। तो इस तरह का जो तरंग होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दिमाग में आए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के तरंग होते हैं, तो दो प्रकार के तरंग होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रक्चर बोला जाए तो ऐसा होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऐसा होता है। जब आप नोट कीजिएगा उस समय क्या होगा, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग के लिए ये वाला, और अनुप्रस्थ तरंग के लिए ये वाला, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग चलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में, कुछ कुछ पढ़ेंगे, कुछ कुछ जानेंगे। थोड़ा बहुत तो हम लोग इसके बारे में जान ही चुके हैं। क्या कुछ फिर गड़बड़ है क्या? क्या तो फिर गप किस बात के लिए है भाई? पानी पीना, जाकर पी, तब तक हम चला रहे हैं अपना, पढ़ लेना, जा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्यास लगा तो जान दे दोगे। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं। तो जिस दिशा में तरंग गति करता है उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में क्या बताया गया, कि वैसा तरंग जो आगे पीछे उसी दिशा में, जैसे कि अगर हमने शांत जल में किया तो ऐसे ऐसे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, एक ही दिशा में तरंग का मूव करना। या कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि रस्सी बंद है, रस्सी है और रस्सी को एक तरफ से, एक छोर से पकड़ो और ऐसे करके झाड़ो, तो क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा ना। तो कहा गया है क्या, कि जब क्या होता तो वो एक किस तरह का वेव हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग का वेव हो गया। तो वही चीज़ बोला गया है क्या, कि रस्सी जैसे झाड़ते हैं, तो वही बोला गया है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में क्या होता है, संचरण करते रहते हैं, तो वैसे तरंग को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है हमारा क्या, अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग का स्ट्रक्चर बनाने की बात की जाएगी तो यहाँ से कुछ ऐसा बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, प्यास लगा हुआ है तो जाके पी लीजिए पानी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम आराम से चल ही रहे हैं। अब उसी प्रकार से आता है अनुप्रस्थ तरंगे का उत्पन्न होना। अनुप्रस्थ तरंग कैसे उत्पन्न होता है, अनुदैर्घ्य का बात हमने कर लिया, अब आते हैं अनुप्रस्थ की बात। तो जब तरंग स्लिंकी में गति करता है तब इसका प्रयोग कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे एक छोटी सी दूरी तय करता है, अतः अनुदैर्घ्य तरंग है। तो स्प्रिंग देखे होंगे, जब उसको दबाते हैं, या गाड़ी में सॉकर कभी देखे होंगे, गाड़ी में देखना मोटा सा रॉड टाइप ऐसे से लगा हुआ था स्टील का, ये गाड़ी पे बैठते होगे तो क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो कभी ऐसा होता है कि गाड़ी पे ऐसे ऐसे करते हैं तो आप वो स्प्रिंग आपको आगे की ओर चला जाता है, वहीं पे ऊपर नीचे करते रहता है ना। तो उस तरह के स्प्रिंग में जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उस तरह के तरंग को, उस तरह के ध्वनि के तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। इको देखे हो, इको माइक करते होगे, हेलो 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 हेलो, इस तरह से करता है, तो भी इसका उदाहरण समझ सकते हैं थोड़ा सा।
के लिए। तो इस तरह से अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आता है ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, कि ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण क्या होते हैं। तो ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या होते हैं, मतलब उसके गुण क्या होते हैं, हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या होता है कि अगर कोई ध्वनि तरंग है तो उसके अंदर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, उसके अंदर क्या होगा, आवृत्ति होगा, उसके अंदर आयाम होगा, उसके अंदर आवर्त काल होगा और उसके अंदर तरंग वेग होगा। ठीक है, बोला गया है क्या कि अगर कोई भी ध्वनि है यानी कि तरंगे होंगी तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि तरंग दैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये आगे चल के जब 11th में 12th में जाओगे तो ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी है, फिर से वही चीज़ पढ़ना है। या जो हिंदी मीडियम से जितना डिटेल में आप लोग को बता रहे हैं ना, 11th वाले हिंदी मीडियम वाले ये भी पढ़ लेंगे ना, तो उनको क्या कहते हैं 11th पढ़ने की आवश्यकता। समझ लो कि 11th का एक प्रकार चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल से चल रहे हैं, आराम आराम से देख रहे हो, कहीं स्पीड से भाग रहे हैं, एकदम आराम आराम से दिन काटते हुए। तो बोला गया है क्या, तरंग दैर्घ्य को हम लोग, क्या हुआ, प्यास लगा तो पी लो। तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उसी प्रकार से आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर उसी प्रकार से आयाम को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसी प्रकार से आवर्त काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और उसी प्रकार से तरंग वेग को क्या कहते हैं, वेव स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग वेव, और वेग मतलब स्पीड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को क्योंकि जब हम पढ़ाते रहेंगे तो कभी कभी इंग्लिश में ही बोल देंगे कि आगे चल के भी काम दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमने बता दिया है। अब आता है तरंग दैर्घ्य को, आखिर हमने देख लिया है कि कोई भी तरंग होगा, वाइब्रेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बारी बारी से तरंग दैर्घ्य क्या है, हमने तो इंग्लिश में बता दिया कि इसको वेवलेंथ क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, व्हाट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ध्वनि तरंगों में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब एक क्या कहते हैं, बात से लगा होगा कौची कह दिए सर, कौची लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं ना आया जी। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसके आगे भी कुछ है, नहीं है, चलिए जाके नल वाला पानी भर के लिए आई का जी, मोटर बंद किए थे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक तरंग दैर्घ्य बना, एक क्या कहते हैं, बना लेते हैं, वेव बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक दोलन जितना एक सेकेंड में जितना लंबा मतलब कि दूरी तय कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, ये जो दूरी हो गया, कि कह सकते हैं कि एक सेकेंड में हमने बोला और 5 मीटर दूरी तय कर लिया। तो जो 5 मीटर दूरी वो तय कर लिया एक सेकेंड में, तो वो जो दूरी हो गया 5 मीटर का, उसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहेंगे। यानी कि किसी वेव के द्वारा, तरंग के द्वारा यूनिट समय में यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेव का लेंथ यानी तरंग की दूरी, सिंपल सा बात में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं। दूसरा क्या था, तरंग दैर्घ्य के बाद क्या, पहले दूसरा टर्म में क्या था, आवृत्ति था। तो हम लोग जब आवृत्ति पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, फिगर के रहने देते हैं। एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि एक बार वाइब्रेशन किया तो वाइब्रेशन करने में ये अगर इतना दूरी तय कर लिया तो यही इसका वेवलेंथ हो गया। अगर क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है, अगर इतना दूरी तय कर लिया एक दोलन में तो यही आपका क्या हो गया, वेवलेंथ। और वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं,
लेमडा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लेमडा से। दिमाग में रखना है कि वेवलेंथ को लेमडा से सूचित करते हैं और यूनिट समय में किसी तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। ज़्यादा लंबा डिफिनेशन याद नहीं रहे तो सिंपल सा दिमाग में रखना है कि किसी यूनिट समय में वेव के द्वारा, तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ हमेशा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? आवृत्ति के। किसका होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति। वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी बस इतना समझ लेना है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित करते हैं, लैम्डा से इसको सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बोला गया क्या? आप सिंपल सा अभी हमने क्या समझा तरंग दैर्घ्य के बारे में कि यूनिट समय में वेव के द्वारा, तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सीधा है ना? है? तेरा हो रहा है आज, बड़ा तंग कर रहा है भाई। अब आते हैं, तो इस तरह से हमने क्या किया? वेवलेंथ के बारे में भी जान लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ध्यान है? आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, एक सेकेंड में उत्पन्न उन तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? कुल दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब आते हैं दोलन क्या होता है। दोलन मतलब नहीं समझ में आता है। कभी घर में क्या कहते हैं? हिले वाला घड़ी है, घंटी वाला है घड़ी, नहीं है तो खरीद लेना, अल्लाह के हमको दे देना, है ना? अल्लाह के दे देना हमको, है ना? यहाँ पे लगा लिया जाएगा। यह हंसने वाली क्या बात है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एगो टांग दिए, कभी झुलवा झूले हो, झुलवा झूल कदम के फूल, नानी के घरवा बड़ी दूर किए हो कभी? तो एक सेकेंड में अगर क्या कहते हैं, किसी को हमने क्या किया, सपोज डैट कि यहाँ पर आरती जो है या कोई विद्यार्थी है, यहाँ पे क्या होता है? लटका हुआ है, ठीक है? उसको हमने ऐसे खींचा, यहाँ से ऐसे यहाँ पे खींच दिया, खींच दिया और खींच के क्या कहते हैं? छोड़ दिया। तो ये छोड़ी तो ये यहाँ चली आई, और फिर यहाँ चली आई, फिर यहाँ चली आई। इस तरह से प्रक्रिया होते रहा ना। तो एक सेकेंड में अगर क्या कहते हैं, एक सेकेंड में वह 4 बारी डोल जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर एक सेकेंड में 2 बार डोल जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर वह एक सेकेंड में 6 बार डोल जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि एक सेकेंड में जितना बार वह पूर्ण दोलन कर लेगा, जितना बार वह पूर्ण दोलन कर लिया, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे है और ऐसे 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 ऐसे, एक सेकेंड में मान लेते हैं, एक सेकेंड में ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 2 बार कर लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 2। कोई दिक्कत? और उसी प्रकार से क्या कहते हैं, एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ करके वो 4 मीटर चल गया तो उसका वेवलेंथ कितना? 4। जितना दूरी तय करेगा एक सेकेंड में वह उसका क्या होगा? तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ होगा। और जितना बार वह डोल जाएगा वह उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? जहाँ दिक्कत हो पूछो। ये बड़ा ही काम की चीज़ है, आगे चल के भी ये पढ़ना है जी। और ये चीज़ें क्या कहते हैं, आगे चल के जो मेडिकल की तैयारी भी करते हैं उनको भी ये काम देगा। यही चीज़ वहाँ भी पढ़ना है, सेम चीज़ पढ़ना है। हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है ना, यही चीज़ सेम पढ़ना है। अभी पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पर सिंपल है, अभी मेहनत कर लीजिएगा तो वहाँ मेहनत नहीं करना होगा, और अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो वहाँ मेहनत करना होगा, है ना? अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एक सेकेंड में गुजरने वाले संपीड़न तरह विरलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, एक संपीड़न दोलन, एक जितना बार आगे गया और जितना बार पीछे गया, 2 बार आगे गया 2 बार पीछे, दोनों को जोड़ दिए तो 2 2 4, क्या हो गया? उसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया। यानी संपूर्ण विरलन, यानी जितना बार संपीड़न विरलन करेगा उसके योग को क्या कहते हैं?
फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। या जितना बार दो, सिंपल सा याद रखो कि 1 सेकेंड में जितना बार दोलन पूरा कर लेगा उस दोलन के कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आगे चल के बोला किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग के उत्पन्न करने वाले कंपन वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। बोला गया है क्या कि किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाले कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर थी, यानी कि जितना वह वाइब्रेशन करेगा उतना ही उसका क्या होगा? तरंग होगा। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे करके मारा तो हाथ में जितना झंझनाहट हुआ उतना ही कंपन हुआ। सिंपल सा बात है। अगर हमने थोड़ा किया तो थोड़ा झंझनाहट हुआ, थोड़ा कंपन हुआ, थोड़ा सा ध्वनि निकला। कस के किए तो ज़्यादा कंपन हुआ, ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ तो ज़्यादा ध्वनि निकला। तो जितना कस के मारेंगे उतना ध्वनि होगा, यानी जितना जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। थोड़ा मेहनत तो थोड़ा पाएंगे, ज़्यादा मेहनत तो ज़्यादा पाएंगे। ज़्यादा वाइब्रेशन तो ज़्यादा साउंड होगा, और ज़्यादा साउंड तो ज़्यादा वाइब्रेशन, यानी जितना वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, उतना ही साउंड निकलेगा, और जितना कम साउंड निकलेगा उतना ही कम वाइब्रेशन होगा। ढोलक ले लिया, हल्के मारे टन तो हल्का आवाज़ किया, हमारे डिम तो और आवाज़ किया। तो जितना जोर लगाएंगे उतनी ना आवाज़ करेगा। तो ये नहीं कि आप ढोलक लेना प्रैक्टिकल के लिए मार देना गुस्से से तो करेगा जूं, अगर अंदर हाथे घुस जाएगा, आवाज़ें नहीं करेगा। कंपन होना चाहिए ना, कंपन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर की बोला गया है क्या? आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे हम लोग HZ से सूचित करते हैं। क्या बोला गया है? और इसका क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। और जिस तरह से तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते थे, यहाँ पर किससे सूचित करेंगे? V से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। बोला गया है कि आवृत्ति को हम लोग V से सूचित करेंगे और इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में तो फाइनल एग्जाम में आना ही है। कल से एग्जाम है ना, पक्का एक आध निकाल को तो आ ही जाएगा। बोला गया है क्या? 1 हर्ट्ज एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्या हुआ? कोनो दिक्कत? क्या क्या देख रहे थे? फोन कुछ हो रहा है क्या उसमें? फिर टेढ़ा हो गया? आई रे यार, क्या कर रहा है ये? तो बोला गया है क्या? 1 हर्ट्ज क्या होता है? 1 हर्ट्ज एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होगा, यानी 1 सेकंड में जितना बार वह कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, उतना ही उसका क्या होगा? यानी कि 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेशन करेगा, कंपन करेगा। अगर 1 सेकंड में 5 बार कंपन करेगा तो ये किसको क्या कहेंगे? 5HZ। 1 सेकंड में 4 बार अगर कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेगा तो क्या कहेंगे? 4 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बोला गया है क्या? आवृत्ति का बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज होता है। क्या बोला गया है? आवृत्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो हर्ट्ज होता है, यानी 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज बराबर कितना हर्ट्ज? 1000 हर्ट्ज HZ। ठीक है, ठीक है। तो अगर छोटा मात्रक तो हर्ट्ज और बड़ा मात्रक तो किलो हर्ट्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये कभी कभी क्या होता है, हर्ट्ज में दिया हुआ रहेगा तो किलो हर्ट्ज में भी निकालने के लिए आ जाएगा, किलो हर्ट्ज में रहेगा तो हर्ट्ज में भी निकालने के लिए आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अब आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बता सकते हो? वाइब्रेशन करें, टाइम पीरियड। आवर्तकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब आता है टाइम पीरियड क्या होता है? तो एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला था कि 1 सेकेंड में जितना बार वो दोलन कर लेगा वही उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन अब यहाँ पर आवर्तकाल के बारे में बोला गया है कि अगर कोई बोला गया है कि यहाँ पर एक कंपन यानी एक दोलन करने में सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, इस वस्तु का दोलन किया तो यहाँ से ऐसे और ऐसे करे में, एक दोलन करने में यहाँ से ऐसे जाने में और यहाँ से ऐसे जाने में, यानी पूरा एक दोलन कंप्लीट करने में वह लगाता है 4 सेकेंड। क्या लगाता है? 4 सेकेंड लगाता है। तो 4 सेकेंड लगाता है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड।
यानी कि एक दोलन पूरा करने में, एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना समय लगाएगा, 2 मिनट लगाए, 2 मिनट 2 सेकेंड लगाएगा तो 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, 3 सेकेंड लगाएगा तो 3 सेकेंड लगेगा। अब वह डिपेंड करता है क्या कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना कम समय लेगा, जितना कम वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा समय लेगा ना। तो बोला गया है, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि एक पूरा वाइब्रेशन करने में, कंपन करने में, कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेता है, ऑसिलेशन मतलब कि दोलन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेता है उस टाइम पीरियड को, उस टाइम को ही क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। आगे चल के बताया गया है क्या, दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि विरलन और संपीड़न को एक बार, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ संपीड़न है, एक बिंदु यहाँ पर विरलन है, तो संपीड़न से विरलन और विरलन से संपीड़न जाने में जो समय लगेगा उस समय को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आगे चल के बताया गया है आवर्तकाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड। हमने पहले भी यहाँ बता दिया था। आगे की ओर चलते हैं। टाइम कितना हुआ जी, 5:10। अभी तो नहीं है, करेंगे बस। अब देखो वहाँ पर जैसे कि तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते थे, आवृत्ति को हम लोग भी से सूचित करते थे, उसी तरह से टाइम पीरियड को किससे सूचित करेंगे, एस से, टी से सूचित करेंगे। ठीक है, एस तो आपका सेकेंड हो गया, वो उसका ऐसा यूनिट है, मात्रक है। फिर बोला गया है क्या कि किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आवृत्ति जो होता है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको डिटेल में लिखा जाए तो आवृत्ति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी कि आवर्त काल। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग इससे भी सूचित करते हैं और आवर्त काल को तो टी से सूचित करते ही हैं। तो यानी इससे पता क्या चलता है कि आवृत्ति बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का उल्टा होगा। समानुपाती रहता तो एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, दूसरा भी बढ़ता तो पहला बढ़ता, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, फिर नहीं ना घुमा जी, फिर घूमने का खेला खेल लिया है ना। आज ही जिद मार ले, हम जिदे मार ले हैं। आयाम, आज हम लोग अब घुमा हुआ है का जी, मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा तुम लोग, बहुत पीटेंगे। आयाम क्या होता है, कभी गाना सुने हो तो गाना में कहते हो कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने को टेक्निकल ढंग से बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, और हिंदी में बोलते हैं कि आयाम बढ़ा रहे हैं। किसी भी साउंड बॉक्स में, होम थिएटर में जो साउंड को बढ़ाते हैं तो उसका मतलब होता है आयाम बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। ठीक है, और घटाते हैं तो आयाम घटाते हैं या एम्पलीट्यूड घटाते हैं। ठीक है, तो अब उसको फिगर से समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या कहते हैं, एक वेव है, तो ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा समझ लो कि यही आपका ऊंचे वाला जो हाइट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि हिंदी में आयाम कहते हैं। आयाम समझना है, मालदा आम नहीं समझना है। अभी सीजन मालदा आम के तो खाली मालदे मालदे बुझा रहा होगा। ठीक है, सीजन बच रहा है मालदा आम की, खत्म ना। जानकारी तुमको होना चाहिए, गजब हाल है, धरती के ही बोझे एक आजी। हमारे घर में मान लेते हैं हमारे बच्चे जो हैं इन फ्यूचर्स क्या कर, उनसे पूछेगा कि अब पापा तुम्हारे कौन सा क्लास पढ़ाते हैं, तो नहीं बताएगा ना जी। जानकारी वहाँ नहीं जानेगा कि का घर के आदमी है, तुमको कुछ नहीं पता है। तो जानकारी होना चाहिए, करे ना करे ज्ञान जरूरी है, नथिंग मैटर। अब हम लोग आते हैं कम टू द पॉइंट। तो जितना ज़्यादा आप ऊंचा जाएगा उतना ज़्यादा साउंड को बढ़ाया जा सकता है, और जितना ज़्यादा नीचे आएगा उतना ही साउंड को कमाया जा सकता है। ठीक है,
तो बोला गया एम्पलीट्यूड को अगर सिंपल सा भाषा में समझते हैं तो जो हम गाना देखते हैं तो सुनते हैं तो उसका जो साउंड बढ़ाते हैं तो समझो कि आयाम बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और साउंड जो घटता है उसको समझ लो कि आयाम घटता है, एम्पलीट्यूड घटता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर समझते हैं किसी माध्यम के कण उन मूल स्थिति के दोनों अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना विस्थापित किया जा सकता है, विस्थापित मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना घटाया जाता है, यही है। और इस पर एक और हम बना देते हैं ऐसा, यहाँ से चला तो इसका आयाम ज़्यादा कि इसका आयाम ज़्यादा कि इसका आयाम ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऊंचा उतना ही ज़्यादा उसका आयाम होगा। तो तब का नापते, यहाँ से यहाँ का नापते दूरी हाइट, यहाँ से यहाँ का नापते, यहाँ से ज़्यादा नापते, तो जिसका ज़्यादा हाइट होता उसका ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, और जिसका कम हाइट होता उसका ही क्या होता है, कम एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। कोई दिक्कत। एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। कहीं लिखा हुआ ही होगा, ए से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि लेंथ की नापा जा रहा है तो लेंथ को नापने के लिए क्या होगा, मीटर ही ना होगा। तो ऐसा ही मात्रा कि इसका क्या होगा, मीटर होगा। और इसका क्या कहते हैं, सूचित किससे करेंगे, तो ए से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत। आगे की ओर चलते हैं। तरंग वेग, अगला क्या है, इसका लास्ट टॉपिक क्या है, तरंग वेग। तरंग वेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं, v से सूचित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है, उसके लिए बोला गया है क्या, एक तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में किसी वाइब्रेशन के द्वारा, किसी साउंड के द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो v बराबर लेमडा बटा क्या, टी। v आपका तरंग वेग है, लेमडा क्या है आपका तरंग दैर्घ्य है, और टी क्या है, आवर्तकाल टाइम पीरियड है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी नहीं याद होता है तो सिंपल अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो तरंग वेग क्या होता है, तो जब हम किसी तरंग दैर्घ्य को उसके आवर्त काल से डिवाइड करते हैं तो जो राशि प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और उसको किसी से सूचित करते हैं तो वेग से सूचित करते हैं। वेग चली गई दूरी बटा लिया गया समय, यानी कि तरंग वेग को सिंपल सा भाषा में चली गई दूरी बटा लिया गया समय भी कह सकते हैं। या तो ऐसे याद करो, या तो ऐसे याद करो, या तो ऐसे याद करो, जैसे याद करो, लेकिन आप याद करो, नहीं तो याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से तरंग वेग के बारे में भी जान लिए। और जो ये सब हम लोग डिफिनीशन लिखवाते जाते हैं उसको क्या करते हैं, अंधेरा हो रहा है क्या उधर जी, लाइट लग रहा है सब बाहर में कमते जा रहा है, अंधेरा हो रहा है। हाँ, कितना बजा टाइम, 18। देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक है। अब देखो, चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है v बराबर लेमडा बटा टी, ये फॉर्मूला होता है। और हमने बताया था कि 1/t बराबर क्या होगा, आवृत्ति होगा। एगो देखो बड़ा भी है और एगो क्या है, छोटा भी है। तो तरंग वेग को हम लोग बड़ा भी से सूचित करते हैं और आवृत्ति को हम लोग छोटा भी से सूचित करते हैं। तो ये क्या है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना, v बराबर लेमडा अलग करते हैं गुने 1/t लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते ना है, तो इसीलिए इतना बराबर लेमडा गुने क्या, छोटा वाला भी। और यही हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकाला हुआ है। कोई दिक्कत। यानी कि तरंग, अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं तरंग वेग को कि यानी कि तरंग वेग क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य को उसके आवृत्ति से जब गुना करते हैं तो हमें तरंग वेग प्राप्त होता है। ऐसे भी डिफिनीशन याद कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला भी याद रहे तो उससे अपने हिसाब से डिफिनीशन बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना।